अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिज़िक्स क्लास। लास्ट टाइम हमने 5.5 क्वेश्चंस तक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट लेंगे 5.6 से। लेट्स गेट रेडी। This question 5.6, it states as how can you say that gravitational force is a field force? Gravitational force is a field force because the force that acts on a body without certain region, whether the body is in contact or not in contact, is called the field force. The gravitational force exists around the earth and is acting on the bodies whether the bodies are in contact with the earth or not. तो ये फील्ड फोर्स का मतलब वो हम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की तौर पे लें तो ये देखें जिस जिस रीजन में ये है मौजूद है, चाहे वो बॉडी के साथ कांटेक्ट में है या नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड फील्ड फोर्स। इसकी एक एग्जांपल ये है कि कंसिडर अ बॉडी मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे अगर एक बॉल को थ्रो किया जाए अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी इज कंटिन्यूली डिक्रीजिंग एंड द बॉडी मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब आप बॉडी मूव करेगी वही वाली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। मैंने आपको बताया था कि एक ग्रेविटेशनल पुल को आप एक किस्म की सकिंग की तरह की पावर ले लें। वो क्या करती है, सारी चीज़ों को अपनी तरफ सक करती है। तो उस जब वो अपनी तरफ सक कर रही है, इसका मतलब कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकॉज एक और बात भी है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये एक वीकर फील्ड है, और जितना आप अर्थ से दूर होते जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है आपकी वो कम होती जाएगी। मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी, जैसे मैग्नेट्स को आप जितना दूर करते जाएंगे एक दूसरे से, या जिस भी लोहे की चीज़ या मेटल की चीज़ से आप जितना दूर करते जाएंगे उसके इसका मतलब है उसकी इतनी अट्रैक्शन पावर लूज़ होती जाएगी, यानी कि वो अपनी फील्ड से दूर जाता जाएगा, उसकी अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। तो यही बात बताई हुई है कि ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर एज वी गो फार्दर। जितना दूर जाएंगे फ्रॉम द अर्थ वो वीकर। This is question 5.7. Explain what is meant by gravitational field strength. In the gravitational field of the earth, the gravitational force per unit mass is called the gravitational field strength of the earth. At any place, its value is equal to the value of g at that point. अच्छा बच्चों, ये बेसिकली फील्ड स्ट्रेंथ जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि आपने उसकी स्ट्रेंथ बतानी है। तो जितनी वो एक फोर्स जो है पर यूनिट मास, यानी कि जितनी उस यूनिट मास पे एक्ट कर रही होगी ना, उसको हम कहते हैं फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसकी वैल्यू क्या है? द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ 10 न्यूटन पर केजी और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये आपको पता है वैल्यू ऑफ जी क्या है, यानी कि आपसे जी की ही स्ट्रेंथ पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.8, व्हाई द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट टू अस। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, हम डिटेल में नहीं इसको लिखेंगे, जस्ट पॉइंट्स में आप इसको बना के लिखेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज इट इज़ यूज टू नंबर 1 कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज। जाहिर सी बात है ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो सबसे पहले यही बताता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो मैसेज का होना ज़रूरी है जिनके बीच में अट्रैक्शन को डिस्कस किया जा रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट, हम इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें हेल्प करता है कैलकुलेट करने में मास ऑफ द अर्थ। आपने खुद भी फाइंड करके देखा है, जिसकी वैल्यू है 6 × 10⁻24 kg, वो हमें फाइंड करने में ये लॉ हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमें हेल्प करता है कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन और मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ उसको हम समझ सकें। और जाहिर है कि सैटेलाइट्स चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, उनकी वर्किंग भी तभी समझ आ सकती है अगर वी हैव दिस लॉ। नेक्स्ट इज़ 5.9, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बिल्कुल आपकी बुक वाला ही है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद इन अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them their centers। इसके आपको पता है मैथमेटिकल फॉर्म भी आपने लिखनी होगी, वो एज सच आपने इसी तरह करना है। उसके बाद 5.10 है, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है कि मास ऑफ अर्थ कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में कराया हुआ है। सो विल स्किप 5.10 एंड विल मूव ऑन 5.11। 5.11 states as can you determine the mass of our moon, if yes then what you need to know। अच्छा, आपको पता है मास ऑफ मून फाइंड करने के लिए क्या आप यूज़ करेंगे? जाहिर सी बात है कि हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है वहाँ से ही इसको निकालेंगे। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, m कैपिटल M, दिस इज़ द मास ऑफ द मून, इज इक्वल्स टू जी एम आर स्क्वायर ओवर जी। ये आपको पता है हमने अपनी इक्वेशन से ही निकाला है। ये अगर हमने एक टॉपिक में पढ़ा था तो उसमें हम जी एम किसे कहते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून
कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और आर एम जो है वो रेडियस ऑफ द मून है। सो इफ़ यू नो द रेडियस ऑफ द मून, उन्होंने हमसे पूछा है कि आपको मास ऑफ मून कैसे पता लगेगा। अगर हमें रेडियस ऑफ मून पता है देन वी कैन फाइंड द मास ऑफ द मून। Now comes 5.12. Why does the value of g vary from place to place? आपको पता है कि वैल्यू ऑफ g चेंज होती रहती है प्लेस टू प्लेस, यानी कि हाइट पे डिफरेंट है, ग्राउंड्स पे डिफरेंट है, तो वो हमने अब बताना है कि क्यों डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपको पता है कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे हमें जी की वैल्यू का पता है कि इट्स इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। अब अगर आप हाइट पे चले जाते हैं या ऑल्टीट्यूड ऐड कर देते हैं तो इसी आर में हाइट भी ऐड हो जाती है, वो रेडियस प्लस हाइट का स्क्वायर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी from the center of the earth, so its value depends upon the height. That is why value of g varies from place to place. ये आपने एक न्यूमेरिकल भी करके देख लिया है जहाँ उन्होंने बताया था कि g की वैल्यू 1/4 हो तो रेडियस 1 अर्थ के इक्वल हो जाता है। इसी तरह आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को मैथमेटिकली प्रूफ करके बताया था कि कैसे 1/9 अगर जी की वैल्यू हो तो वो 2 अर्थ रेडियस के इक्वल हो जाता है। तो यही वही क्वेश्चन है, जस्ट जी की वैल्यू आपने बताना है क्यों वेरी होती है, वो हाइट की वजह से वेरी होती है।